नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। छपरा में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत, 11 लोगों की आंखों की रोशनी गई, मचा हड़कंप। सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को अदालत ने लगाई फटकार, देशद्रोह से जुड़ा है मामला। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी की औकात नहीं कि वे अकेले चुनाव लड़े, दम है तो स्वीकार करे चुनौती। अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर ईडी का छापा, दोनों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। पूर्वांचल पर बीजेपी का खास फोकस, हर हफ्ते सीएम योगी कर रहे हैं दौरा, पार्टी ने बनाई रणनीति। बिहार के छपरा में 24 घंटे में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को पूजा के बाद गांव के दर्जन भर लोगों ने शराब पी थी। 30 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब बताई जा रही है, जिसमें से 11 लोगों की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। इस मामले में छपरा के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने शुक्रवार को बताया कि 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। जिलाधिकारी ने गुरुवार को टीम के साथ गाँव भी पहुंचे थे। इस दौरान ये भी कहा गया था कि प्रथम दृष्टया जहरीली शराब पीने से मौत लग रही है, जांच की जा रही है। सारण के मकेर, भेल्दी, परसा और अमनौर थाना के सीमावर्ती क्षेत्र फुलवरिया गांव के बाथा टोली की है। ये इलाका मकेर थाना में आता है और यहीं की पूरी घटना है। फिलहाल 1 दर्जन से ज्यादा लोग पटना के पीएमसीएच में भर्ती हैं, तो कुछ लोग छपरा सदर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। जिन 8 लोगों की मौत हुई है उनकी लिस्ट भी आई है। सदर अस्पताल में 5 लोगों का इलाज चल रहा है। इधर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में जांच जारी है। पुलिस अपना काम कर रही है, मामले की जांच जारी चल रही है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को फटकार लगाई है। दरअसल देशद्रोह के एक मामले में दी गई जमानत को रद्द करने की मुंबई पुलिस द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित कार्रवाई में व्यक्तिगत रूप से या अपने वकीलों के माध्यम से पेश नहीं होने के लिए राणा दंपति को इसका सामना करना पड़ा। दोनों को बीते महीने में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा करने के लिए दायर एक मामले के सिलसिले में जमानत दी गई थी। पुलिस ने ये कहते हुए एक याचिका दायर की, उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मामले के बारे में मीडिया को टिप्पणी की थी और इसीलिए उनकी जमानत जब्त की जाती है। गुरुवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो ना तो आरोपी और ना ही उनके वकील मौजूद थे। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने अदालत को बताया कि सरकार बदलने के बाद से आरोपी अदालत में मौजूद नहीं थे और वे इस मुद्दे को हल्के में ले रहे थे। दंपति के एक वकील के बाद में पेश होने के बाद अदालत ने कहा कि जब मामला सामने आया तो ना तो वे और ना ही कोई प्रतिनिधि मौजूद था। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी। बता दें कि इससे पूर्व सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने अमरावती में उमेश कोल्हे के घर के सामने भी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। सांसद नवनीत राणा ने कोल्हे के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की थी। राणा दंपति ने कहा था कि अमरावती में आतंक के माहौल को दूर करने और कोल्हे के परिवार को हमले को सहने की शक्ति के लिए कोल्हे के घर के सामने हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने मृतक उमेश को कोल्हे के परिवार से मुलाकात की थी। सांसद नवनीत राणा ने कोल्हे के बेटे को आश्वासन दिया था कि वे उनके पिता के हत्या के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करने की मांग करेंगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी की औकात की बात की है। गुरुवार को तेजस्वी यादव ने सीधा कहा कि बीजेपी में औकात नहीं है कि वे बिहार में अकेले चुनाव लड़े। बीजेपी में ना हिम्मत है और ना ही जिगर, अगर है तो वो हमारी चुनौती को स्वीकार करे। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, बीजेपी के मंसूबे को सफल नहीं होने देगी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला बोला तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की सराहना की। तेजस्वी ने कहा, जब अटल जी आडवाणी जी होते थे तो एक अलग शिष्टाचार होता था, उस वक्त भी विपक्ष होता था और सत्ता होती थी, लेकिन इस तरह से किसी को अपना दुश्मन बनाकर टारगेट नहीं किया जाता था। प्रधानमंत्री का नाम लेकर
कहा कि आप या तो उनका गुलाम बनिए या उनके हाथों पर बिक जाइए। राष्ट्रीय जनता दल ना तो गुलाम बनने वाला है न बिकने वाला है। हम लोग लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे। पटना में बीजेपी के सातों मोर्चों की बैठक के बाद जेपी नड्डा के द्वारा दिए गए बयान के आने वाले समय में रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बिहार को चुनौती दे रहे हैं। लोकतंत्र की जननी है बिहार और इन्होंने लोकतंत्र को चुनौती दी है। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। घर घर तिरंगा लगाए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि तिरंगा हम लोग दिल में रखते हैं, तन मन में तिरंगा रहता है, लेकिन बीजेपी के लोगों का एक ही रंग है। तिरंगा की बात अगर करते हैं तो तिरंगे को वास्तविकता में लागू कीजिए। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी के आज कोर्ट में पेशी है। ईडी ने गुरुवार को अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर छापा मारा। ईडी ने कोलकाता के पंडितिया रोड स्थित अर्पिता के एक और फ्लैट पर छापा मारा, लेकिन एक दरवाजा खोलने में उन्हें खासी मशक्कत झेलनी पड़ी। दरवाजे का ताला नहीं खुल रहा था। बताया जा रहा है कि फ्लैट का ये दरवाजा चीन निर्मित है। इसे खोलने के लिए स्थानीय ताले चाबी वाले को बुलाना पड़ा। ताले चाबी वाले ने मीडिया को बताया कि स्टील का दरवाजा चीन से लगाया गया था और उसी के आदमियों ने उसे लगाया था। जब उससे पूछा गया कि वह ये दावा कैसे कर सकता है कि दावा चीन में निर्मित है, तो उसने कहा कि वह ऐसी सेवाएं दिया करता था, इसीलिए इससे परिचित है। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस से भी संपर्क साधा। कोलकाता दक्षिण के पुलिस अधिकारी रविंद्र सरोवर से ईडी अधिकारियों ने समस्या बताई। ईडी अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि वे पंडितिया रोड स्थित घर में सही से जांच को अंजाम नहीं दे पाए। बता दें कि बंगाल के ममता सरकार से बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 2012 से करीबी हैं। दोनों पर शिक्षक भर्ती घोटाले में रुपयों के लेन देन का आरोप है। अब तक ईडी को अर्पिता के ठिकानों से करोड़ों रुपए, सोने चांदी के गहने और सोने ईंट बरामद हुए हैं। रुपए पार्थ चटर्जी के बताए जा रहे हैं। अर्पिता और पार्थ दोनों ईडी की हिरासत में हैं और कोलकाता स्थित ईडी ऑफिस के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उनसे पूछताछ की जा रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लग गई है। यूपी के पूर्वांचल में बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान है। यहां विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी गठबंधन का प्रदर्शन एनडीए गठबंधन की अपेक्षा अच्छा रहा था। अब नई रणनीति में बीजेपी ने इस इलाके में खास फोकस रखा है। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ करीब हर हफ्ते दौरा कर रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अलग लोकसभा चुनाव में लग रणनीति पर काम कर रही है। बीते दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 3 दौरे किए, वहीं सीएम योगी हर हफ्ते पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान दोनों ही ने कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इससे माना जा रहा है कि बीजेपी पूर्वांचल पर खास फोकस कर रही है। हालांकि बीजेपी के लिए आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे राहत भरे हैं, जिसके बाद मानने जाना लगा है कि बीजेपी पूर्वांचल की किसी भी सीट को जीत सकती है। वहीं सपा के लिए अपना ही गढ़ चुनौती बनता जा रहा है। इस दौरान बसपा ने भी बीजेपी के लिए राह आसान बनाई है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी ने अब अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। आजमगढ़ चुनाव के नतीजे आने के बाद से पूर्वांचल में बीजेपी नेताओं का दौरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी ने लखनऊ में हुई कार्यकारिणी की बैठक में यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी के लिए पूर्वांचल में बीते विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को बेहतर बनाना जरूरी है। बता दें कि पूर्वांचल विजय के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है। इसी रणनीति के तहत सीएम योगी ने आजमगढ़ का दौरा गुरुवार को किया। इस दौरान उनके भाषण का खास फोकस यूपी में योगी सरकार के दौरान हुए कामों पर था। फिलहाल अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। छपरा में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत, 11 लोगों की आंखों की रोशनी गई, मचा हड़कंप। सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को अदालत ने लगाई फटकार, देशद्रोह से जुड़ा है मामला। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी की औकात नहीं कि वह अकेले चुनाव लड़े, दम है तो स्वीकार करे चुनौती। अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर ईडी का छापा, दोनों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी।
पूर्वांचल पर बीजेपी का खास फोकस, हर हफ्ते सीएम योगी कर रहे हैं दौरा, पार्टी ने बनाई रणनीति। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनून है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कमल राष्ट्रीय पर। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी चीन की खिसियाहट का जवाब अपने तीखे बयानों से दे रही हैं। एशिया यात्रा के दौरान जापान पहुंची नैन्सी पेलोसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में नैन्सी पेलोसी ने कहा, अमेरिका चीन को इजाजत नहीं देगा कि वह ताइवान को अलग थलग करे। नैन्सी पेलोसी ने कहा, चीन शायद हमारी यात्रा के बहाने हमले कर रहा है। चीन ने ताइवान को विश्व समुदाय से अलग थलग करने का प्रयास किया है। विश्व स्वास्थ्य एजेंसी में भी उसकी भागीदारी रोकी। चीन ताइवान को अन्य जगहों पर यात्रा और भागीदारी से रोकने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन हमारी यात्रा को रोकते हुए ताइवान को अलग थलग नहीं कर सकता। हम उसे ताइवान को अलग थलग नहीं करने की अनुमति देंगे। नैन्सी पेलोसी ने कहा, ताइवान के साथ हमारी मजबूत संबंधों में से एक है। ताइवान में शांति और यथास्थिति के लिए अमेरिकी संसद का भारी समर्थन है। अमेरिकी हाउस स्पीकर पेलोसी ने कहा, हम शुरू से कह रहे हैं कि यहाँ हमारी मौजूदगी से एशिया को लेकर हमारी नीति नहीं बदलने के बारे में नहीं है, न ताइवान के साथ नीति में बदलाव। ये ताइवान संबंध कानून, अमेरिका चीन नीति और ताइवान में शांति बहाल रखने के लिए चीन के साथ हमारे सभी प्रकार के समझौतों को लेकर है। प्रेस वार्ता में नैन्सी पेलोसी भारतीय मूल के सीनेटर का जिक्र करना नहीं भूली। एशिया यात्रा को लेकर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि उनके प्रतिनिधि मंडल में 6 लोग हैं और उनमें से एक सदस्य राजा कृष्णमूर्ति का जन्म भारत में हुआ है। जापानी पीएम को लेकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि उन्होंने सिक्योरिटी, इकोनॉमी और गवर्नेंस पर अच्छा काम किया, इसके लिए उन्हें बधाई दी है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में नौसेना की महिला पायलट्स ने इतिहास रच दिया। भारतीय नौसेना की 2 पायलट समेत 5 महिला ऑफिसर्स ने डोर्नियर एयरक्राफ्ट से अरब सागर की निगरानी का एक मिशन पूरा किया है। खास बात यह है कि इस दौरान उड़ान में कोई पुरुष साथी नहीं मौजूद था। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल के मुताबिक गुजरात के पोरबंदर स्थित INS 314 नेवल स्क्वाड से जिन 5 महिला अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में मैरीटाइम रिनोकॉन्स एंड सर्विलांस मिशन पूरा किया, उसमें 2 पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीत शामिल थी। इस उड़ान की मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा थी। इस मिशन की टेक्निकल एंड सेंसर ऑफिसर थी लेफ्टिनेंट पूजा पांडे और सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत थी। इस मिशन के साथ ही भारतीय नौसेना की एक महिला ऑफिसर्स ने सभी बैरियर्स को तोड़ते हुए इतिहास रच दिया। नौसेना के प्रवक्ता के मुताबिक इस ऐतिहासिक उड़ान के लिए 5 महिला अधिकारियों ने महीनों की ग्राउंड ट्रेनिंग और ब्रीफिंग ली। INA 314 भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन नेवल एयर स्क्वाड्रन है, जहां से डोर्नियर 228 मैरीटाइम और रिनोकॉसिस एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं और अब अरब सागर की निगरानी करते हैं। इस समय स्क्वाड्रन की कमान कमांडर SK गोयल के हाथों में है। नौसेना के मुताबिक इस तरह के अपने तरह की मिलिट्री फ्लाइंग में मिलिट्री
एविएशन में महिलाओं के लिए ज्यादा जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण भूमिका मिलने की प्रेरणा मिलेगी। सही मायने में ये उड़ान नारी शक्ति की भावना को पूरा करती है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना सशस्त्र सेनाओं की महिलाओं के लिए अनुकूल परिवर्तन लाने में अग्रणीय है। नौसेना में महिलाओं को पायलट, हेलीकॉप्टर विंग में वुमेन एयर ऑपरेशंस ऑफिसर्स और पृथ्वी का चक्कर काटने के लिए ऑल वुमेन सेलिंग टीम शामिल है। इसके अलावा अग्निपथ स्कीम में महिलाओं को नौसेना बनने का मौका भी दिया जाएगा। अभी तक नौसेना में महिलाएं सिर्फ अधिकारी वर्ग में ही चुनी जाती थी। अग्निपथ स्कीम के रजिस्ट्रेशन में अग्निवीर बनने के लिए महिलाओं के लिए 80,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। नौसेना में अग्निवीर के लिए पहले बैच में 3,000 रिक्तियां हैं, जिसमें से 20% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मिश्र ने 6-7 जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत सीईओ से लेकर कलेक्ट्रेट उप सचिव पद तक पर काम किया। वर्तमान में वो भोपाल में खनिज निगम कार्यकारी निदेशक के तौर पर काम कर रहे थे। इस दौरान मिश्रा ने प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार 20 साल से सरकार झूठे आंकड़ों पर राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इवेंट की राजनीति कर रही है। लंबी लड़ाई के बाद मिश्रा को करीब 2 महीने पहले ही आईएएस अवार्ड भी दिया गया था। इससे पहले वे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और साल 1996 में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित होकर डिप्टी कलेक्टर बने थे। उनकी छवि आम लोगों के बीच में जाकर काम करने की थी। मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में मिश्रा पदस्थ रहे, वहां सीधे जनता को उनसे मिलने में कोई परेशानी नहीं आती थी। डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्रा के अचानक आईएएस की नौकरी छोड़ देने से मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं में चर्चाओं का बाजार गर्म है। डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अब मैं राजनीति में एंट्री करने जा रहा हूं, खुद की एक नई पार्टी बनाऊंगा। 26 साल की नौकरी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब मन नहीं है नौकरी करने का। अब जनता की सेवा करना है और जो आम लोग परेशान हैं उनके लिए लड़ना है। उन्होंने कहा कि 20 साल से सरकार झूठे आंकड़ों पर राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इवेंट की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार मूलभूत जनहित समस्याओं से दूर है। उनका कहना था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। हर साल सरकार कर्ज ले रही है। कोरोना महामारी में भी सरकार की नाकामी देखी गई। किसान बेहद परेशान है। प्रदेश नकली बीज का हब बनता जा रहा है। प्रदेश सरकार बेहद कमजोर है और सत्ता में बैठे लोगों की प्रशासनिक समझ में कमी और दूरदर्शिता के अभाव में विकास बाधित हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस वजह से युवा पलायन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में बढ़ रहे कोरोना वायरस की बीमारी की रोकथाम के लिए लगातार मंत्री व अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। आम जनता को चिरंजीवी योजना के तहत लाभ नहीं दिए जाने को लेकर कई बार शिकायत मिलने के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा एक्शन में दिखे। स्वास्थ्य भवन में वीसी के माध्यम से मौसमी बीमारियों की रोकथाम, कोविड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आशा, एएनएम और अन्य फील्ड स्टाफ घर घर जाकर सैंपलिंग करे और ब्लड सैंपल लेकर सही रिपोर्ट करे। उन्होंने कहा कि किसी भी पॉजिटिव रिपोर्ट को छुपाए नहीं। चिकित्सा विभाग हर बीमारी से लड़ने के लिए और प्रदेशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरी तरह से कैशलेस योजना है, लेकिन कुछ अस्पतालों द्वारा मरीजों से इलाज से पहले एडवांस राशि जमा करवाने की शिकायत मिल रही है। और उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया को निर्देश दिए गए हैं कि योजना में आम जन को इलाज पूरी तरह से मुफ्त देने का प्रावधान है। अगर कोई अस्पताल एडवांस राशि लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मौसम को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जाए ताकि फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाएं ना हो। साथ ही सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक में संचालित स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील के खाद्यान्न और मसालों सहित अन्य पदार्थों की माह में एक बार अवश्य रूप से सैंपलिंग करवाकर उसकी जांच कराएं। फ्री जांच और दवा के लिए मरीज की जेब से पैसा लगा तो परिणाम संबंधित भुगतना होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा क्रियान्वित में सभी प्रदेशवासियों के लिए सभी प्रकार की जांच, दवा और इलाज पूरी तरह से फ्री है। अगर किसी प्रदेशवासी को जांच और दवा के लिए जेब से पैसा खर्च करना पड़ा तो संबंधित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कई स्थानों पर दोपहर 2 बजे के बाद दवा वितरण केंद्र बंद हो जाते हैं और मरीज को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है। सख्त हिदायत देते हुए मंत्री ने कहा कि दवा वितरण केंद्र 24 घंटे तक संचालित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब चिकित्सा संस्थानों के लिए व्यापक स्टाफ के प्रबंधन है तो इस तरह की गंभीर लापरवाही बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल आजादी के 75 साल पूरे होने पर इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का ऐलान किया है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम में देश के नागरिक का उत्साह देखने लायक है। वहीं केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा फहराने के इस विशेष अभियान को सफल बनाने में उसे राज्य सरकारों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके चलते इस साल तिरंगे की मांग काफी बढ़ गई है। दिल्ली के सदर बाजार में चुनाव से जुड़े बैनर, पोस्टर व झंडा बनाने वालों के चेहरे पर तिरंगे की बढ़ती मांग से रौनक लौट आई है। सदर बाजार के कारोबारियों का कहना है कि उन्हें बड़ी संख्या में तिरंगा झंडा बनाने का ऑर्डर मिल रहा है। आलम यह है कि लोग 100, 500, 5000 से लेकर 10,000 झंडे खरीदने आ रहे हैं। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान के बाद से दिल्ली के सदर बाजार में राष्ट्रीय ध्वज की मांग बढ़ गई है। एक कारोबारी ने बताया कि डिमांड में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। जो लोग छपाई से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हैं वे इस बार हर काम छोड़कर बस तिरंगा बना रहे हैं। तिरंगे की मांग इतनी ज्यादा की जा रही है कि उसे बनाने वाले कारीगर कम पड़ गए हैं। कई दुकानदारों ने तो नया ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। तिरंगे की बढ़ती मांग को देखते हुए अब दुकानदारों ने बाजार में झंडों की बुकिंग ही बंद कर दी। बता दें कि इस बार बाजार में कागज के तिरंगे की बजाय कपड़े के तिरंगे का ही ज्यादा मांग चल रही है। दुकानदार खुद भी तिरंगा कम पड़ने से निराश है और ग्राहकों को भी तिरंगा नहीं मिलने से निराश होकर लौटना पड़ रहा है। वही मांग बढ़ने और उसकी सप्लाई कम होने के कारण दिल्ली में तिरंगे के दाम बढ़ गए हैं, जिसके कारण दूसरे राज्यों में भी इसके दामों में वृद्धि हो गई है। दूसरे राज्यों के कारोबारियों का कहना है कि उन्हें दिल्ली से ही माल नहीं मिल रहा है। शुरुआत में 100 से 2000 तक की बुकिंग थी, 1-2 की ही बुकिंग दे पाए। दिल्ली से माल पूरा नहीं मिलने के कारण ग्राहकों को मना करना पड़ रहा है। कई दुकानदार मांग पूरी नहीं होने के कारण 1-2 से अधिक तिरंगा नहीं बेच रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक पिछले सालों के मुकाबले तिरंगे की मांग बढ़ी है। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के 8 दिन पहले केवल 4 से 5 तिरंगे ही बिकते थे, लेकिन इस बार 50 से 60 तिरंगे एक दिन में बिक रहे हैं। फिलहाल अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। छपरा में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत, 11 लोगों की आंखों की रोशनी गई, मचा हड़कंप। सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को अदालत ने लगाई फटकार, देशद्रोह से जुड़ा है मामला। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी की औकात नहीं कि वे अकेले चुनाव लड़े, दम है तो स्वीकार करे चुनौती। अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर ईडी का छापा, दोनों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। पूर्वांचल पर बीजेपी का खास फोकस, हर हफ्ते सीएम योगी कर रहे हैं दौरा, पार्टी ने बनाई रणनीति।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कमल राष्ट्रीय पर। एएनआईए ने गैंगस्टर छोटा शकील के बहनोई सलीम फ्रूट उर्फ सलीम कुरैशी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सलीम फ्रूट वाला कुख्यात गैंगस्टर छोटा शकील के नाम पर उगाई करता था। मई के महीने में देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एएनआईए ने मुंबई के करीबन 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। एएनआई के सूत्रों ने बताया कि इसी साल फरवरी के महीने में उन्होंने एक मामला दर्ज किया। उसी मामले की जांच के दौरान इस तरह से छापेमारी की जा रही है और सबूत जमा करने की कोशिश की जा रही है। एनआईए ने मुंबई के ग्रांटोर इलाके में रहने वाले मोहम्मद सलीम मोहम्मद इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के घर पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए। पारिवारिक संबंध होने की वजह से सलीम फ्रूट छोटा शकील का बेहद करीबी है। छोटा शकील उसे अपने बेटे की तरह समझता है। सलीम की शादी छोटा शकील की पत्नी की छोटी बहन से हुई है। सलीम के पिता उमर कुरैशी मुंबई के नल बाजार इलाके में फ्रूट बेचते थे। इसी वजह से सलीम को फ्रूट के नाम से संबोधित किया जाता है। इस गैंग में आने से पहले सलीम दुबई में भी फ्रूट एक्सपोर्ट करता था। दुबई और लंदन में इनका कार्यालय है और दुबई में एक आलीशान बंगला भी है। सलीम पर वसूली के कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा एक टीम मुंबई के माहिम इलाके में भी गई थी, जहां पर सुहेल खंडवानी के घर पर छापेमारी की गई। खंडवानी मुंबई के माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी हैं। घर पर छापेमारी के बाद एनआईए के अधिकारी उन्हें उनके माहिम स्थित कार्यालय लेकर और वहां पर उनसे पूछताछ भी की। इस मामले में एनआईए अब्दुल कयूम नाम के शख्स से भी पूछताछ कर रही है। कयूम 1993 ब्लास्ट मामले में आरोपी था। बाद में ट्रायल के समय में सबूत के अभाव में स्पेशल ताड़ा कोर्ट ने उसे भी सभी आरोपों से बरी कर दिया था। एनआईए की टीम पयधूनी इलाके में रहने वाले एक 71 साल के बुजुर्ग के यहाँ भी छापेमारी की गई। सूत्रों ने बताया कि वो शख्स दाऊद ट्रस्ट नाम की ट्रस्ट चलाता है। उसकी एक बेटी है जो विदेश में रहती है। एनआईए ने बोरीवली में भी रेड भी की है, जहां पर अजय गोसलिया के घर पर छापेमारी की गई। अजय गोसलिया पेशे से बुकी है और कथित तौर से डी कंपनी का नजदीकी भी है। इस पर डी कंपनी के लिए हवाला और प्रेट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। एनआईए ने अब्दुल मनान शेख उर्फ मननान फावड़ को भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के अगुवा दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन पर फैसला लिया है। झामुमो में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने का फैसला लिया है। झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन द्वारा जारी एक पत्र में सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वो मार्गरेट अल्वा को वोट दें। झामुमो की चिट्ठी में कहा गया कि आप अवगत हैं कि आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रतिपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार है। सम्यक विचारों उपरांत पार्टी उपचुनाव राष्ट्रपति के चुनाव में मार्गरेट अल्वा के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लेती है। शिबू सोरेन द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया कि आप सभी सांसदों को निर्देशित किया जाता है कि 6/8/2022 को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के पक्ष में मतदान करेंगे। गौरतलब है कि झामुमो में राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान किया था। इससे पहले यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का फैसला किया। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए फिर अनंत चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दिनांक 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। मायावती ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, बीएसपी ने ऐसे में उपराष्ट्रपति के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित और अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, जिसकी आज मैं औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूं। इससे पहले भी सीएम जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक ने भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था।
महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बुधवार को दाऊद इब्राहिम के एक करीबी सहयोगी को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। एटीएस अधिकारी का दावा है कि परवेज जुबैर वैद मेमन के रूप में पहचाने जाने वाला आरोपी ड्रग्स बेचने में शामिल था, जिसके बाद वे भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित था। संगठनों को अवैध तरीके से पैसे भेजता था। एटीएस अधिकारियों का दावा है कि दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम और विदेशों में रह रहे उनके साथी देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अवैध गतिविधियों से मिले पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हमें सूचना मिलने के बाद वे भारत में प्रतिबंधित संगठनों और असामाजिक तत्वों में शामिल अन्य लोगों को पैसा मुहैया करा रहे हैं। काला चौकी एटीएस इकाई में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद जब एटीएस अधिकारी को पता चला कि मेमन अपराध में सक्रिय रूप से शामिल है, तो उसे बुधवार को अंधेरी में वर्सोवा स्थित उसके आवास से हिरासत में लिया गया। जब उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो पता चला कि एमडीएमए, केटामाइन, पार्वती टीयर्स जैसी दवाओं का कारोबार कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि हमें पता चला कि मेमन नशीली दवाओं के सौदों से पैसे बनाता था और इसे विदेशों में अपने सहयोगियों और संगठनों को भेजता था जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया गया। एटीएस के अधिकारियों ने आगे कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति दाऊद इब्राहिम के गिरोह से सालों से जुड़ा हुआ था। 1993 में मुंबई पुलिस द्वारा एक हमले के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद वे देश से भाग गया और दुबई में रह रहा था। वह 2014 में देश वापस आया और एक अधिकारी ने कहा दुबई में उसने अपना अवैध व्यवसाय भी स्थापित किया और वे वर्तमान में अनीस इब्राहिम के साथ एक राष्ट्र विरोधी साजिश में शामिल है। एटीएस अधिकारियों ने आगे खुलासा किया कि 2014 के बाद से वह 58 बार दुबई का दौरा कर चुका है। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश कर 10 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर लिया गया। बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम में भारत के मुक्केबाज कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को भारतीय मुक्केबाजों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए भारत के लिए 7 मेडल पक्के कर दिए। सागर अलाहावत, अमित पंगाल, जैस्मीन और रोहित टोकस अपने वर्ग की स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। हरियाणा के 22 साल के सागर ने पुरुषों के सुपर हैवीवेट वर्ग के क्वार्टर फाइनल में सेशल के केडी एडवांस एग्रेस पर 5-0 की जीत दर्ज कराई है। इस मुक्केबाज ने अपने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखा और अब वे अंतिम 4 में नाइजीरिया के इफ्नी ऑनियर के सामने होंगे। जैस्मीन ने महिलाओं के लाइट वेट वर्ग के क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की ट्रायर गार्टन को 4-1 के विभाजित फैसले में हराया। हालांकि ये मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन भारतीय मुक्केबाज ने पहले राउंड में दबदबा बनाया पर दूसरे राउंड में क्वार्टर में वापसी की, जिससे भारतीय मुक्केबाज हैरान हो गए। निगहत जरीन, नीतू गंगास और मोहम्मद हुसैनुद्दीन ने अपने वर्गों में पदक पक्के करने का एक दिन बाद गोल्ड कोस्ट में पिछले चरण के रजत पदक विजेता पंगाल ने फ्लाइट क्वार्टर में फाइनल स्कॉटलैंड के लियोन में खिलाफ सर्वसम्मत फैसले में जीत दर्ज की है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 2000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में 2202 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 11.84% दर्ज की गई है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 6175 है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 2053 नए केस सामने आए थे और पॉजिटिविटी रेट 11.64% दर्ज की गई। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 1506 नए मरीजों की संख्या की पुष्टि हुई थी। सोमवार को दिल्ली में संक्रमण दर 11.41% थी, जो 6 महीनों में सबसे ज्यादा थी। वहीं 822 मामले आए थे और 2 लोगों की जान भी गई थी। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 18,596 टेस्ट किए गए। इलाज के बाद पिछले 24 घंटों में
1660 मरीज ठीक हुए हैं। होम आइसोलेशन में 3,587 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 386 कोरोना पॉजिटिव मरीज ऐसे हैं जो दिल्ली की अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 13,303 RT-PCR और CBN ATS और ट्रेननेस टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 5,293 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए हैं। फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आजाद हमें करवाने को जो कर गए खुद को कुर्बान, समय की गर्त में कहीं रह न जाएं वे अमर शहीद गुमनाम। स्वतंत्र राष्ट्र है कृतज्ञ आज, करते उन बलिदानियों को याद, एक ज्योत जलाएं उनके नाम जो हो गए कुर्बान देश के नाम। ये डिजिटल ज्योति प्रतीक है उन संघर्षों और बलिदानों की जिनके जीवन अंधियारे बीते हमारे दिन उजियारे बनाने को। आज हमारी बारी है देश के अमर सेनानियों के नाम एक ज्योति जलाने की। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में प्रज्वलित डिजिटल ज्योति पर अपनी श्रद्धांजलि देकर अपने योगदान को अमर बनाना है। कुछ इस तरह आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाना है। डिजिटल ज्योति पर योगदान देने का तरीका आसान है। digitaltribute.in पर जाएं, अपनी पसंदीदा